मरहबा। तो देखिए चाय का कप फटाफट से भर लीजिए क्योंकि आज चाय का मजा बड़ा आने वाला है, क्योंकि सुहावना मौसम है, उसकी तस्वीरें तो होंगी, लेकिन साथ ही साथ आज बारिश की सबसे खूबसूरत तस्वीर आपको हम दिखाएंगे। दूल्हे राजा बोट पे पहुंचे हैं दुल्हनिया लेने के लिए। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। देखिए, बात उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड और बिहार तक के नदियों में आए उफान की भी हम करेंगे। अलग अलग इलाकों में फंसे लोगों को किस तरह से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान, जो कि देवदूत बने हुए हैं, वो बचा रहे हैं, उसकी तस्वीरें भी आज हम आपको दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं अदिति। बात करेंगे दिल्ली एनसीआर में हुई झमाझम बारिश की। बताएंगे आपको दिल्ली वालों के लिए क्या है राहत की खबर। नमस्कार, मैं आशा गुप्ता, स्वागत है आप सभी का चाय पर चर्चा में। खबरें सबसे बड़ी शादी की यानी द ग्रेट अंबानी वेडिंग की तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे और दिखाएंगे उसके तमाम रंग। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा। बाबा अमरनाथ के दरबार में भी आपको लेकर चलेंगे, जहां भक्तों की भीड़ नए रिकॉर्ड बनाने के लिए तैयार है। तो चलिए चाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज सबसे प्यारी तस्वीर से इसकी शुरुआत करते हैं। आज आपको एक अनोखी बारात की कहानी हम दिखाएंगे, जहां दूल्हे समेत पूरी बारात नाव में सवार होकर दुल्हन के घर पहुंची। बहुत ही सुंदर तस्वीरें हैं, यकीन मानिए। मधुबनी से तस्वीरें सामने आई हैं। मोहम्मद एहसान इनका नाम है, जिनकी शादी सोमवार को होनी थी, लेकिन बाढ़ का पानी गांव में घुस गया, सड़क बंद हो गई, जिसकी वजह से दूल्हा नाव के सहारे अपनी दुल्हनियां लेने कैसे पहुंचा, देखिए इस कहानी में। मुश्किल वक्त को भी हंसी खुशी से गुजार लेना एक बड़ी कला है। मुश्किल समय हमारी हिम्मत को परखता है, हमारे धैर्य की परीक्षा लेता है और हमें लड़ना सिखाता है। और उससे जिसने पार पा लिया तो यकीन मानिए उसने जिंदगी का फलसफा सीख लिया। अब इस दूल्हे राजा को ही देख लीजिए, ये सेहरा सजा के तैयार है, लेकिन बारिश ने इनकी शादी में खलल डालने की कोशिश की। फिर भी ना तो दूल्हा और ना ही बारातियों ने हिम्मत हारी। बारिश के साथ ही नेपाल से पानी छोड़े जाने के चलते बिहार की कोसी नदी उफन रही है, लेकिन अब शादी की तारीख तय थी तो उसे टालना मुनासिब नहीं लगा। लिहाजा दूल्हे और बारातियों ने नाव से ही दुल्हन के घर जाना तय कर लिया। नाव का इंतजाम किया गया और बारातियों ने अपनी जगह ले ली और उसके बाद दूल्हे राजा मोहम्मद एहसान भी घर से निकलकर नाव तक पहुंचे, उसमें सवार हुए और फिर नाव सबको लेकर चल पड़ी दुल्हन के घर। यह मामला बिहार के मधुबनी जिले के मधेपुर प्रखंड का है, जहां कोसी नदी अपने उफान पर है। मधुबनी से रोहित सिंह के साथ पूरा रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो ये तस्वीर दिखने में भले ही बहुत खूबसूरत लग रही है और हमने शायद इससे पहले इस तरह की कोई शादी देखी भी नहीं थी, क्योंकि घोड़े पर आते हैं, हवाई जहाज पर आते हैं, ट्रैक्टर पर आते हैं दूल्हे। गाना नहीं याद लेकिन तेरे घर आया मैं आया तुझको लेने, किस पे आया? नाव पे आया। लेकिन शगुफ्ता, इसी के साथ साथ ये तस्वीर ये भी दिखाती है कि दो चीजें। पहली बात तो ये कि स्थिति कैसी है, कितनी गंभीर है इन इलाकों में, और दूसरी बात ये है कि हमारी एजेंसियां कितनी तत्पर हैं अगर कहीं बाढ़ जैसे हालात होते हैं। बिल्कुल, आप एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की बात कर रहे हैं, तो कई मामले ऐसे सामने आए जब लोग फंसे हुए थे मुश्किल सिचुएशंस में, पानी की वजह से, जलभराव की वजह से, और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने उन्हें सुरक्षित निकालकर स्थान पे पहुंचाया। ये उम्मीदों की तस्वीरें हैं, ये राहत वाले नजारे हैं। इंसान से लेकर बेजुबान तक जब कभी मुश्किल हालात में फंसते हैं तो उन्हें राहत दिलाने के लिए किसी न किसी रूप में धरती के देवदूत पहुंच जाते हैं। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के बाद नदी नाले उफान पर पहुंच गए। घरों से लेकर गलियों तक जब पानी ने डेरा डाल दिया तो लोग मुश्किल में फंसकर रह गए। तो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया और लोगों को पानी के बीच से निकालकर उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने में जुट गए। पूरे उत्तराखंड में हमारी 12 टीमें पहले से ही तैनात हैं और आज पिछले 2 दिन से जहां तक बारिश चल रही है, खासकर कुमाऊं रीजन में, तो खटीमा, टनकपुर, सितारगंज, यहाँ पर थोड़ी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है और थोड़ा जल स्तर बढ़ा हुआ नदियों का। तो वहाँ पर भी हमारी 3 टीमें अभी सुबह से लगी हुई हैं और लोगों को निकालने का कार्य किया जा रहा है। उत्तराखंड में कुमाऊं मंडल में हालात कुछ ज्यादा मुश्किल हो गए, लेकिन पानी के बीच फंसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम तेजी से शुरू हो गया।
राहत और बचाव के काम में कुछ जगहों पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ ही सेना की मदद भी लेनी पड़ी। हमारी एनडीआरएफ की एक टुकड़ी, एसडीआरएफ की एक टुकड़ी अभी ऑपरेशंस वहाँ पे कर रही है। इसमें सेना से भी मदद ली गई है, रिक्विजिशन किया गया आर्मी से। 40 जवान हमें सेना से भी मिले हैं और 2 राफ्ट्स सेना की ओर से मिले हैं। ये ऑपरेशंस वहाँ पे कर रहे हैं। खटीमा इलाके में तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते हुए टीमों ने 215 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। बनबसा, टनकपुर और आसपास के इलाकों में बाढ़ के हालात के बीच एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने मोर्चा संभाल रखा है। टनकपुर के जगपुरा में पानी के बीच फंसे 30 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। उधम सिंह नगर में भी मुश्किल हालातों के बीच फंसे लोगों के रेस्क्यू का काम तेजी से शुरू कर दिया गया है। ननकमत्ता इलाके से पानी के बीच फंसे 11 परिवारों को रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित बाहर निकाला। ये तस्वीरें यूपी की श्रावस्ती की हैं। यहाँ बारिश की वजह से राप्ती नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा, जिसमें 11 लोग फंसकर रह गए। जमुना के मोहनपुर, भरथा और केवटन पुरवा में 7 जुलाई की रात हुई इस घटना की जानकारी मिलने पर फ्लड पीएसी की टीम को मौके पर भेजा गया। पुलिस प्रशासन का अमला भी पहुंच गया और फिर करीब 8 घंटे तक की मशक्कत के बाद सभी 11 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। दोनों तरफ से नदी की धाराएं प्रवाहित हो रही थी, जिसमें वो लोग फंसे हुए थे और निकल नहीं पा रहे थे। इसमें 8 बजे सूचना प्राप्त होने के बाद तत्काल पुलिस प्रशासन ने मिलकर पीएसी की टीम के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। लगभग 8 घंटे ये ऑपरेशन चला, जिसमें पीएसी की टीम ने उनको सुरक्षित वहाँ से जो है निकाल लिया किनारे तक। उन लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और सभी अभी सकुशल हैं। इसमें कुल मिला के 11 लोग थे, जिसमें कि 5 बच्चे थे और 7 वयस्क महिलाएं थी। अब जरा मध्य प्रदेश के ग्वालियर की इन तस्वीरों को देखिए, किस तरह लोग रस्सियों के सहारे एक रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। यहाँ इंसान नहीं बल्कि बेजुबानों का रेस्क्यू किया गया। ग्वालियर के बेहट गांव में झिलमिल नदी में आए उफान के बीच 50 बकरियां फंस गईं। जानकारी मिलने पर ग्रामीणों ने रस्सी की मदद से पानी में उतरकर सभी बकरियों को सुरक्षित बचा लिया। उधम सिंह नगर से रमेश चंद्रा, चंपावत से राहुल सिंह दरमवाल, श्रावस्ती से पंकज वर्मा, ग्वालियर से हेमंत शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको मध्य प्रदेश लेकर चलते हैं, जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन की कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां ग्रामीणों ने मिलकर एक महिला की जान बचाई। बारिश की वजह से सोमवार को भीमपुर के पास की नदी उफनने लगी। इस दौरान लड़की बीनने गई संध्या नाम की एक महिला घर जाने के लिए नदी पार करने लगी और पानी में फंसकर रह गई। पानी में खुद को घिरता देख महिला जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज सुनकर आसपास के गांव वाले नदी के पास पहुंचे और फिर महिला को पानी से निकालने की कोशिश शुरू कर दी गई। एक युवक हिम्मत दिखाते हुए नदी में पहुंच गया। नदी के बाहर मौजूद गांव वालों ने युवक के पास रस्सी फेंकी। इसके बाद वो युवक महिला को उसी रस्सी के सहारे सुरक्षित नदी से बाहर निकाल लाया। चलिए अब आपको एक बेहद खूबसूरत तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए अभी शादी की तस्वीरें देखी, बाढ़ की आपने देखी। बहुत मुश्किल होता है, हमें देखने में बड़ा अच्छा लगा होगा कि बारात नाव में आई और सब कुछ, लेकिन बहुत मुसीबत में लोग वहां पर रहते हैं। एक दिन काटना मुश्किल होता है। आप अंदाजा लगाइए जब घरों में पानी भरा हो, ऐसे में कोई कैसे दिन रात रह रहा हो। लेकिन अब जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो आपको सुकून देने वाली है, और खास करके दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए। जी हाँ, झमाझम बारिश हुई है और जिससे दिल्ली समेत आसपास के शहर भी जो है वो तरबतर हो गए हैं। अदिति, उसके बाद क्या हुआ जरा बताएं जरा। देखिए अब मानसून ने दस्तक तो दे दी है। बारिश हो नहीं रही थी, लेकिन अब मूसलाधार हो रही है। आसमान में बादलों की आंख में चोली चल रही थी, मगर आज मानसून के बदरा जोरदार तरीके से बरसे। अब आगे भी ऐसी ही उम्मीद है। झमाझम बारिश की ये तस्वीरें दर्शाने के लिए काफी हैं। आखिरकार दिल्ली एनसीआर का भी इंतजार खत्म हुआ। आज बादल बरसे, खूब बरसे। जोरदार बारिश ने दिल एकदम खुश कर दिया। राजधानी और आसपास इलाकों का मौसम पूरी तरह बदल गया। लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर से दिल्ली एनसीआर में बारिश की दस्तक हो गई है।
बीते गए दिनों से मौसम तो सुहाना बना था, बादल आसमान में आंख मिचोली का खेल खेल रहे थे, लेकिन आज सुबह आसमान में काले बादल छाए थे और 12 बजते ही मानिए जैसे आसमान में झरना जो खुला था वो धरती पर बरसने लगा है। पूरी दिल्ली बारिश से भीग गई है। कुछ दिन पहले राजधानी में मानसून ने दस्तक तो समय पर दी, गर्मी से थोड़ी बहुत राहत भी मिली, मगर उमस ने जीना मुहाल किया हुआ था। ऊपर से मानो दिल्ली आसपास के आसमान पर बदरा बस उमड़ते घुमड़ते ही रहे। मगर आज फिर से बारिश की बौछारों ने गर्मी और उमस से परेशान लोगों के चेहरे खिला दिए। मौसम विभाग का अनुमान था कि 1 जुलाई को ही मानसून दिल्ली पहुंच जाएगा, लेकिन तब से लेकर आज तक मौसम में गिरावट तापमान में जरूर आई थी। लगातार मौसम में नमी बनी हुई थी, तापमान नीचे गया था, मौसम अच्छा बना हुआ था, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। दिल्ली एनसीआर वाले लंबे वक्त से बारिश का इंतजार कर रहे थे और ये बारिश आज दिखाई पड़ रही है। फिलहाल मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं कि दिल्ली एनसीआर के आसमान से 14 जुलाई तक बारिश वाले बादल बरसने की संभावना है। साथ ही इस पूरे क्षेत्र के लिए ही झमाझम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान यही कहता है कि अगले 3 दिनों तक कुछ इसी तरह की बारिश होगी और मौसम विभाग का येलो अलर्ट भी था। लेकिन खास बात यही है कि मॉनसून जो धीमा पड़ गया था, एक बार फिर वह बरसा और झमाझम बरसा। यही नहीं, मौसम विभाग ने कहा है कि दिल्ली के साथ ही इससे सटे शहरों में भी मौसम कमोवेश ऐसा ही रहने वाला है। यानी 1-2 दिन दिल्ली के साथ गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद और गुरुग्राम में मौसम सुहाना बना रहेगा। इन जगहों पर 11-12 जुलाई को झमाझम बारिश के आसार हैं। वहीं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य भारत में गरज चमक के साथ व्यापक रूप से हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। यही नहीं, अगले 5 दिनों के दौरान हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान में भी छिटपुट से लेकर मध्यम बारिश दर्ज की जा सकती है। पिछले दिनों दिल्ली एनसीआर को छोड़कर बाकी देश के कई इलाकों में बादल खूब बरस रहे हैं। मॉनसून का जोर है तो बादलों का बरसना भी लाजमी है। कोंकण, गोवा वगैरह में हमने रेड अलर्ट दिया हुआ है। इसके अलावा अगर आप गुजरात की बात करें, गुजरात के लिए भी हमारा ऑरेंज अलर्ट है। कोस्टल कर्नाटका के लिए भी ऑरेंज अलर्ट है। अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की बात करें, जहां भी कंटिन्यूस रेनफॉल हो रही है, स्पेसिफिकली अरुणाचल के लिए हमने आने वाले 2 दिनों के लिए रेड अलर्ट दिया है। और जो सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल, सिक्किम जे एरिया है जहां आपको क्लाउड्स देख रहे हैं, वहां भी हमने रेड अलर्ट दिया आने वाले 3 दिनों के लिए। इसके अलावा ईस्ट उत्तर प्रदेश में भी और बिहार में भी आने वाले 2-3 दिनों में वेरी हैवी रेनफॉल एक्टिविटी 12 से 20 सेंटीमीटर रहने का अनुमान है। मगर आज दिल्ली और आसपास के आसमान पर बादलों की जोरदार मेहरबानी हुई। गर्मी और उमस से आजिज आए लोगों को सुकून मिला। बीते कुछ दिनों से लोग परेशान थे, उमस की स्थिति जो है वो बन रही थी, क्योंकि जो बारिश थी मॉनसून की वो रुक रुक कर हो रही थी। लेकिन फिलहाल दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए राहत की खबर ये है कि पूरे सप्ताह जो है वो मॉनसून की बारिश इसी तरीके से लगातार जारी रहेगी। उम्मीद है मॉनसून की ये बौछारें आगे भी लोगों को बरसाती मौसम का एहसास दिलाती रहेंगी। दिल्ली से नीतू झा, मनीषा लड्डा, रामकिंकर सिंह और नोएडा से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, वैसे तो पूरे देश में ही मॉनसून पहुंच चुका है और उससे हालत क्या हो रही है हम देख ही रहे हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण हर जगह पर। लेकिन मुंबई की हालत थोड़ी ज्यादा खराब है। कल हमने देखा था झमाझम बारिश वहां पर हुई थी और मुंबई में वैसे अक्सर ऐसा होता है, भले बीएमसी हर साल ये दावा जरूर करती है कि डीसिल्टिंग का काम पूरा कर लिया गया, लेकिन इस बार सिचुएशन कैसी है? इस बार सिचुएशन, जो सुबह तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई थी, सुबह थोड़ी राहत है क्योंकि अभी उतनी बारिश नहीं हुई है। तो बीएमसी ने हालांकि जो दावे किए हैं कि सारी व्यवस्था पुख्ता है, वो दावे अभी वैसे ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन लोगों का ये कहना है कि अभी गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। उम्मीदें की जा रही है कि ऐसी ही बारिश होती रहेगी। अगर ज्यादा बारिश हुई तो फिर मुंबई का हाल बेहाल हो जाएगा। देखिए तस्वीरें।
मुंबई में बीते 2 दिनों से हो रही बारिश से कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति हो गई है। आलम यह है कि माया नगरी में मूसलाधार बारिश की वजह से मुंबई की रफ्तार पर रोक लग गई है। रविवार और सोमवार को हुई भारी बारिश के बाद मुंबईकरों को उम्मीद थी कि अब उन्हें बारिश से थोड़ी ही सही लेकिन राहत मिलेगी। लेकिन मौसम विभाग ने मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी कर ये साफ कर दिया है कि अगले कुछ दिनों तक मुंबई में ऐसी ही मूसलाधार बारिश होती रहेगी। मुंबई पर मौसम की मेहरबानी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि यहाँ सिर्फ 6 घंटे में 300 मिलीमीटर तक बारिश हुई। इसके बाद सड़क से लेकर रेलवे ट्रैक तक पानी का कब्जा हो गया। सारी जगहों पे पंपिंग मशीन्स का अरेंजमेंट किया गया है। कई सारी जगहों पे ट्रैफिक लिफ्टिंग के या परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चरल अपग्रेडेशन के, जैसे कि एडिशनल कहीं ड्रेन बनाना, ये काम किए गए हैं। किंतु अभी जो रेड अलर्ट है इसमें इन कामों के साथ साथ में ही मध्य रेलवे ने एडिशनल आरपीएफ स्टाफ और एडिशनल टिकट चेकिंग स्टाफ का डिप्लॉयमेंट अलग अलग स्टेशनों पे किया गया है, जो कि भीड़ का जो प्रॉपर मैनेजमेंट है उसमें सभी लोगों को मदद करेंगे। मौसम विभाग ने मुंबई और आसपास के इलाकों में आज भी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। लिहाजा सेंट्रल रेलवे की ओर से कई ट्रेनों के समय और रूट में तब्दीली की गई है। बारिश के चलते मुंबई के सेंट्रल रेलवे ने 30 ट्रेनों के समय में बदलाव किया, जबकि कल 9 ट्रेनें रद्द कर दी गई और 4 ट्रेनों को गंतव्य से पहले ही रोक देना पड़ा, जबकि लोकल ट्रेनें धीमी रफ्तार से चलती रही। इसके साथ ही भारी बारिश की आशंका को देखते हुए मुंबई महानगर पालिका ने भी लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। बीएमसी ने कहा कि जरूरत न हो तो लोग घरों से बाहर नहीं निकले। साथ ही ये भी सलाह दी गई है कि किसी अफवाह पर लोग ध्यान न दें। बीएमसी ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी तरह की मदद और जानकारी के लिए 1916 नंबर पर कॉल कर सकते हैं। 1916 बीएमसी के मेन कंट्रोल रूम का नंबर है। मूसलाधार बारिश के चलते जगह जगह सड़कों पर पानी भरने से लोगों को बल्कि बच्चों को भी स्कूल आने जाने में काफी दिक्कत होती है। ऐसे में प्रशासन बेहद सतर्क है। बीएमसी ने आज मुंबई के स्कूल कॉलेजों में छुट्टी की घोषणा की है। नवी मुंबई में आज सारे स्कूल बंद रहेंगे। नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने आज सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया है। ठाणे और पुणे में भी आज स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने आज भी मुंबई के लिए अलर्ट जारी किया है और कहा है कि मुंबई में तेज बारिश हो सकती है। एहतियात के तौर पर बीएमसी ने आज सभी स्कूल को भी बंद रखा है। फिलहाल मुंबई को भारी बारिश से राहत के आसार तो अभी नहीं दिख रहे। ऐसे में जरूरी है कि बारिश के इस मौसम में ज्यादा से ज्यादा सावधानी बरती जाए। मुंबई से अजाज खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब बात द ग्रेट इंडियन वेडिंग की। मुझे लगता है इसे कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि अंबानी परिवार में जिस तरह से ये शादी की रस्में हो रही है ना, मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में अब दर्ज हो जाएगी। लंबी शादी कभी हुई नहीं। Exactly. द फैट वेडिंग, बिग फैट वेडिंग। फाइनली अभी हल्दी तक तो पहुंच गए हैं। Exactly. पिछले 4 महीनों में अब हल्दी पहुंची है, तो पता नहीं शादी कब खत्म होगी और रिसेप्शन का दिन कब आएगा। इन्फॉर्मेशन है प्री पोस्ट रिसेप्शन, ऐसा भी कुछ है। बहुत कंफ्यूजन है, हम धीरे धीरे आपको क्लियर करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको बता देते हैं कि ये वेडिंग जो है अभी चल रही है, हल्दी तक मामला पहुंचा है और एंटीलिया में सितारों का जमघट लगा रहा, जहां पर आपको हम बता दें कि हल्दी सेरेमनी कल इसका आयोजन किया गया था। बड़े बड़े सितारे यहां पर आए थे। और ये भी बता दें कि हल्दी की रस्म में नीता मुकेश अंबानी ने मनीष मल्होत्रा की डिजाइन की हुई सूट पहनी थी, जबकि सभी लोग पीले कपड़ों में होने वाले दूल्हा दुल्हन को हल्दी लगाते नजर आए और हल्दी के रंग में रंगे नजर आए। अनंत राधिका की 12 जुलाई को होने वाली शाही शादी से पहले तमाम रस्मों की शुरुआत हो गई है। एंटीलिया में जश्न का माहौल है। शादी की हर रीति रिवाजों को धूमधाम से मनाया जा रहा है। संगीत के बाद अब हल्दी सेरेमनी का आयोजन किया गया, जिसमें पूरा अंबानी परिवार पीले कपड़ों में नजर आया। अंबानी परिवार के लिए ये मौका खास है। हल्दी सेरेमनी में नीता अंबानी मनीष मल्होत्रा के डिजाइन किए हुए गोल्डन सूट में नजर आई। मुकेश अंबानी के छोटे भाई अनिल अंबानी और उनकी वाइफ टीना अंबानी समेत कई फैमिली मेंबर्स भी शामिल हुए। राधिका के पिता वीरेन मर्चेंट, मां शैला मर्चेंट और बहन अंजलि भी डिजाइनर कपड़ों में नजर आई।
अंबानी परिवार के छोटे बेटे की शाही शादी के लिए तमाम रस्मों का भी जमघट लगा हुआ है। सलमान खान भी पीले कुर्ते में हल्दी सेरेमनी में शामिल हुए तो रणवीर सिंह भी हल्दी के रंग में रंगे नजर आए। समारोह में शामिल होने के लिए अभिनेत्री जानवी कपूर पीले रंग की साड़ी पहनकर आई। देर रात तक चली सेरेमनी में उदित नारायण और राहुल वैद्य ने परफॉर्म किया। ये फंक्शन ट्रेडिशन, म्यूजिक और सेलिब्रेशन से भरपूर रहा। उदित नारायण ने अपने गानों से महफिल लूट ली। अनंत राधिका की शादी की शहनाई बजने की तारीख करीब है। देश से विदेश तक इस शाही शादी के चर्चे हैं। अब शादी में महज 3 दिन ही रह गए हैं। शादी से पहले होने वाली तमाम रस्में जोर शोर से चल रही हैं। अंबानी परिवार का हर सदस्य इस मेगा इवेंट को और ग्रैंड बनाने में जुटा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भाई दिलों की धड़कनें लगातार बढ़ती जा रही हैं, इंतजार खत्म नहीं हो रहा, लेकिन दिन धीरे धीरे नजदीक आ रहे हैं। 12 जुलाई का इंतजार कीजिए क्योंकि एंटीलिया को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। क्यों भाई? और शादी भी 12 से 14 तक। ये नहीं कि एक दिन सब दिखाएंगे, सब दिखाएंगे सारे। लेकिन एक चीज बड़ी अच्छी खूबसूरत उन तस्वीरों में दिख रही है कि जितने सेलिब्रिटीज वहां पर आ रहे हैं उनके ड्रेसेस बहुत अच्छे हैं और मुझे लग रहा है कि इस बार फेस्टिव और वेडिंग सीजन में वो सब ट्रेंड करने वाले हैं। मुझे तो लग रहा है कोई कंपटीशन चल रहा है, किसकी ड्रेस सबसे ज्यादा यही होता है कि किसकी ड्रेस सबसे ज्यादा अच्छी। और मेरे माइंड में ये ख्याल आया था कि शायद डिजाइनर्स के साथ इनका कोलैब होगा। हो सकता है, ये भी हो सकता है। और मैं तो इंतजार कर रही हूँ शगुफ्ता की, क्योंकि देख रहे हैं ना अभी धीरे धीरे अब बॉलीवुड के तो एक्टर्स और ये सब आ ही रहे हैं, सिंगर्स। देखिए फॉरेन से भी, हॉलीवुड से भी कौन कौन, इस बार तो जस्टिन बीबर आए थे। अब देखना होगा 12 से 14 के बीच में कौन कौन वहां से आ रहा है, यानी कि सितारों पर भी नजर रखनी होगी। बिल्कुल। देखिए इसके अलावा अनंत राधिका की शादी के लिए न्योता भी भेजा जा रहा है। अंबानी परिवार की ओर से शादी के लिए बाबा केदारनाथ के मुख्य पुरोहित को भी न्योता भेजा गया है। शादी की शहनाई बजने की तारीख करीब है, तैयारियां भी तेज हैं। फिल्मी कलाकारों, उद्योग जगत के सितारों तक को न्योता भेजने का सिलसिला जारी है। देश से विदेशों तक में शादी के चर्चे हैं और एंटीलिया में उत्सव की धूम है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अनंत और राधिका वेडिंग की, जो 12 जुलाई को होगी। इस बीच अनंत और राधिका की शादी के कार्ड की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे पास आई हैं, जिसमें विवाह के मुख्य कार्यक्रम की रूपरेखा कुछ इस तरह से दी गई है। 12 जुलाई को 3 बजे दिन से बारात जुटने लगेगी और साफा बांधने की रस्म होगी। इसके बाद मिलनी और वरमाला की रस्में रात 8 बजे होंगी। शादी की लग्न विधि का आयोजन रात 9:30 बजे से शुरू होगा। ये सारे कार्यक्रम मुंबई में जियो वर्ल्ड सेंटर में होंगे। 12 जुलाई को अनंत और राधिका के विवाह समारोह के बाद 13 जुलाई को अंबानी परिवार ने शुभ आशीर्वाद समारोह का आयोजन किया है और फिर 14 जुलाई को दूल्हा दुल्हन का ग्रैंड रिसेप्शन होगा, जिसका नाम मंगल उत्सव रखा गया है। राधिका और अनंत अंबानी की शादी का खास न्योता उत्तराखंड भी पहुंचा। बाबा केदारनाथ धाम के मुख्य पुजारी को शादी का निमंत्रण दिया गया। अनंत अंबानी की शादी का निमंत्रण मिलने पर केदारनाथ धाम के मुख्य पुजारी शिव शंकर लिंग ने खुशी जताई है। अनंत और राधिका वेडिंग कार्ड सुनहरे रंग के बॉक्स में है, जिसे खोलने पर भगवान विष्णु की तस्वीर दिखाई देती है और मंत्र धुन सुनाई देती है। आगे खोलने पर एक चांदी का बॉक्स नजर आता है, जिसमें कुछ गिफ्ट्स और निमंत्रण पत्र रखे हुए हैं। इसमें भगवान गणेश से लेकर राधा कृष्ण तक की छोटी मूर्तियां रखी हैं, जो कि सोने और चांदी की हैं। अनुमान है कि 6 से 7 लाख रुपए की कीमत का है ये कार्ड। बाबा के दरबार से अंबानी परिवार का पुराना नाता है। उद्योगपति मुकेश अंबानी हर साल बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम की यात्रा करते हैं। ऐसे में मुकेश अंबानी ने भगवान केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में निमंत्रण भेजकर आशीर्वाद लिया। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
देखिए हमारी चाय में ना तमाम खबरें होती हैं। मौसम की खबरें आपने देखी, अनंत राधिका की शादी की देखी, लेकिन अब आपको दिखाते हैं भक्ति से जुड़ी खबरें। चलिए आपको अमरनाथ यात्रा की तस्वीरें दिखाते हैं। 29 जून से यात्रा शुरू हुई थी और 2 लाख से ज्यादा लोग दर्शन कर चुके हैं। जी हाँ, देखिए दुनिया भर के शिव भक्तों के लिए पवित्र गुफा आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है, लिहाजा अमरनाथ यात्रा में इस बार किसी को कोई प्रकार की दिक्कत ना हो, उसका पूरा इंतजाम कर दिया गया है। चलो अमरनाथ, चलो अमरनाथ, चलो अमरनाथ प्यारे, बम बम के लगा नारे। चलो अमरनाथ, चलो अमरनाथ, चलो अमरनाथ प्यारे, बम बम के लगा नारे, हर हर के लगा नारे। भोले बाबा के प्रति आस्था और विश्वास से भरपूर ऐसे ही कई और जयकारे इन दिनों घाटी की फिजाओं में गूंज रहे हैं। 29 जून से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा मौसम जैसी कई बाधाओं के बावजूद जारी है। ये बाबा बर्फानी के प्रति उनके भक्तों की अगाध आस्था ही है जो सावन से पहले अमरनाथ यात्रा के दौरान ज्यादा से ज्यादा संख्या में दिखाई दे रही है। कश्मीर में 29 जून से जारी इस साल की अमरनाथ यात्रा में पहले 10 दिन के दौरान 2 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा कर चुके हैं और अमरनाथ यात्रियों में जोश बना हुआ है। कश्मीर में लगभग 3880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा को दुनिया भर के लाखों हिंदू भगवान शिव के घर के रूप में पूजते रहे हैं। अपने आराध्य की भक्ति की मिसाल ये भक्त बाबा के दरबार में भारी संख्या में पहुंचकर दे रहे हैं। तभी तो अब तक 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पवित्र अमरनाथ गुफा पहुंचकर बाबा के दर्शन किए। दर्शन का ये आंकड़ा अभी और बढ़ने वाला है। वैसे अमरनाथ यात्रा जितनी मुश्किल है, ये उतनी ही रोचकता से भरी भी है। हर साल होने वाली इस यात्रा को लेकर लोगों के मन में बेहद उत्सुकता रहती है। यही वजह है कि यहाँ बाबा के दरबार में पहुँचने वाले भक्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बाबा के दर्शन का ये सफर कठिन जरूर है, लेकिन इसे सुगम बनाने का हर संभव प्रयास हर साल प्रशासन की तरफ से किया जाता रहा है। यात्रा मार्ग पर बनाए गए बेस कैंप में यात्रियों के ठहरने से लेकर खाने पीने तक के पर्याप्त इंतजाम दिखाई दे रहे हैं। वहीं सुरक्षा व्यवस्था भी पहले से ज्यादा दुरुस्त की गई है। यहाँ आने वाला हर श्रद्धालु यात्रा से जुड़ी तमाम व्यवस्थाओं को देखकर खुश है। वहीं पैदल चलने के अलावा लोगों के पास हेलीकॉप्टर से लेकर घोड़े या खच्चर से भी यात्रा करने के विकल्प हैं। ऐसे में कहीं मौसम श्रद्धालुओं का साथ देता है तो कहीं चुनौती भी बन जाता है। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। तभी इसी सोच को आत्मसात करते हुए अमरनाथ यात्रा के इस उत्सव में आस्थावान पूरे जोश और उल्लास के साथ शामिल हो रहे हैं। और ये सफर 19 अगस्त तक यूं ही चलता रहेगा। जिस अंदाज से अब की बार अमरनाथ यात्रा के दौरान मौसम मेहरबान रहा है, उससे अमरनाथ यात्रियों को काफी सहूलियत भी हुई और उनके हौसले भी बुलंद हैं। गुड न्यूज टुडे के लिए अशरफ वानी। चलिए, अमरनाथ यात्रा की चूंकि बात हो रही है तो यात्रा में सबसे जरूरी होता है, क्योंकि मार्ग बेहद कठिन है, ये सब हम जानते हैं, इसलिए मेडिकल की सुविधा इस बार थोड़ी ज्यादा की गई है। और लगातार गुड न्यूज टुडे ने आपको तस्वीरें भी दिखाई है और खबर भी बताई है। आपको बता दें कि इस बार यात्रा में हर मार्ग पर, जो यात्रा मार्ग है वहां पर पोनी एम्बुलेंस बनाया गया है, जिससे कि यात्रियों को समय पर इलाज मिल सके। एक्चुअली दुर्गम रास्तों पे मेडिकल किट और ऑक्सीजन सिलेंडर समेत तमाम जरूरी उपकरणों को घोड़े पे तैनात किया जाता है, जिससे कहीं भी यात्रा के दौरान मरीज को समय रहते इलाज मिल सके। देखिए हमारे संवाददाता मीर फरीद की रिपोर्ट। अमरनाथ यात्रा की बात करें तो एक पुरानी चीज हमें वापस आती दिख रही है। हम बात कर रहे हैं पोनी एम्बुलेंसेस की। जो पोनी डिस्पेंसरी है वो एक इनोवेटिव आइडिया है हेल्थ डिपार्टमेंट का, जहां उन्होंने जो दोनों रूट हैं अमरनाथ यात्रा के, चाहे आप बालतल की बात करें या पहलगाम की बात करें, वहां पे पोनी एम्बुलेंसेस कई सारी जो हैं यात्रियों के साथ साथ चलती रहती हैं। पोनी एम्बुलेंस की बात करें तो बेसिक जो इमरजेंसी सर्विस आपको चाहिए, बेसिक जो फर्स्ट एड होती है, जिसमें ऑक्सीजन सप्लाई है, जिसमें ऑक्सीमीटर्स हैं, और उसके साथ साथ अगर आप बाकी जो फर्स्ट एड बॉक्सेस रहते हैं, चिकित्सा रहती है, और एक पैरामेडिक जो है इस पोनी एम्बुलेंस के साथ रहता है। और अभी तक जबकि यात्रा को तकरीबन 10 दिन हो गए हैं शुरू हुए 10 से 15 दिन, और ऑलरेडी
कई सारी जिंदगियां जो है पोनी एम्बुलेंसेज ने बचाई हैं। यात्री जो कि दुर्गम रास्ते से, हाई ऑल्टीट्यूड से जो है यात्रा करते हैं, गुफा की तरफ जाते हैं, तो रास्ते में कई सारे लोगों को जो है मदद की जरूरत पड़ती है। कई सारे लोग जो है ऑक्सीजन जो है कम होता है ऊपर, तो रेस्पिरेटरी जो इश्यूज हैं उनको होते हैं, और उसके चलते कई सारी जिंदगियां बचाई हैं पोनी एम्बुलेंस ने, क्योंकि तुरंत मदद मिलती है, तुरंत ऑक्सीजन सिलेंडर से जो है ऑक्सीजन सप्लाई मिलती है, और उसके बाद जब स्टेबल हो जाता है पेशेंट, उसको वहां से शिफ्ट करके एक प्रॉपर मेडिकल जो है फैसिलिटी में ले जाया जाता है। तो ये जो एक नया इनोवेटिव आइडिया है हेल्थ डिपार्टमेंट का, जो सेक्रेटरी हैं हेल्थ, खुद उन्होंने ये डिवाइस किया था, और उसके बाद जो है अच्छे से इम्प्लीमेंट हो रहा है। और इसके चलते यात्रियों की बात करें, खासकर जो ओल्ड एज यात्री हैं, इसको काफी ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, और इसको जो है एक लाइफ सेवर यानी कि जान बचाने वाली जो है एक तकनीक बताया जा रहा है, एक आइडिया बताया जा रहा है, जिससे यात्रा में जो भी लोग यात्रा के लिए जा रहे हैं उनको काफी ज्यादा मदद मिल रही है, और कई जिंदगियां भी ऑलरेडी ये पोनी एम्बुलेंस जो है बचा चुकी है। कैमरा पर्सन तारिक लोन के साथ मीर फरीद, श्रीनगर। तो अमरनाथ यात्रा के बाद अब आपको दिखाते हैं पुरी की तस्वीरें, जहां भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकालेगी, और बेहद खूबसूरत तस्वीरें वहां से सामने आई हैं। बिल्कुल, भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और सुभद्रा के साथ अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर पहुंच चुके हैं, और 15 तारीख को भगवान जगन्नाथ अपनी मौसी के घर से वापस लौटेंगे। पुरी की सड़कों पर कुछ इस तरह हुआ भक्त और भगवान का मिलन। 53 साल में ये पहला मौका था जब भगवान जगन्नाथ एक नहीं 2 दिन तक नगर भ्रमण पर निकले और जग के स्वामी ने अपने भक्तों को दर्शन दिए। जाहिर है जब अवसर इतना खास हो तो भक्त भी कहां पीछे रहने वाले हैं। जरा इनका उत्साह, उमंग देखिए। लाखों की संख्या में देसी विदेशी भक्तों ने जगन्नाथ रथ यात्रा में हिस्सा लिया और अपने आराध्य के दर्शनों का लाभ उठाया। प्रणाम करने के बाद रथ चल पड़ा तो ऐसा लगा कि जैसे कि जगन्नाथ जी हमारे लिए वेट कर रहे थे कि तुम फिर से ज्वाइन हो जाओ मुझे, और अब हम यहाँ हैं। पूरी रथ यात्रा बहुत बहुत एंजॉय किया, और जगन्नाथ जी का बहुत बहुत आशीर्वाद है। Take Jagannath Mahaprasad, so special prasad. Because I believe the Lord Jagannath, Jai Jagannath. फिलहाल भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रथ गुंडीचा मंदिर पहुंच चुके हैं। इस बार की रथ यात्रा सबसे अलग थी, क्योंकि 53 साल बाद इस बार जगन्नाथ देव की रथ यात्रा 2 दिन की रही, और इस वक्त जगन्नाथ देव पहुंच चुकी है अपनी मौसी माँ के घर, और 7 दिन बाद फिर लौट जाएंगे अपने पुरी के जगन्नाथ मंदिर पे। मान्यता के अनुसार आज भगवान मंदिर में प्रवेश करेंगे। 11 जुलाई को हेरा पंचमी मनेगी। मान्यता है कि इस दिन लक्ष्मी जी भगवान से मिलने आती हैं। 15 जुलाई यानी सोमवार को तीनों भगवान अपने रथों में बैठकर मंदिर लौटेंगे। भगवान के मंदिर लौटने वाली यात्रा को बहुड़ा यात्रा कहा जाता है। दरअसल रथ यात्रा से पहले भी अहम रस्म निभाई जाती है। हर साल ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा पर भगवान जगन्नाथ को स्नान कराया जाता है। मान्यता के अनुसार स्नान के बाद भगवान 15 दिन तक बीमार रहते हैं और दर्शन नहीं देते। 16वें दिन भगवान जगन्नाथ की विशेष पूजा अर्चना की जाती है, उनका श्रृंगार किया जाता है, और आषाढ़ शुक्ल की द्वितीया से रथ यात्रा का शुभारंभ होता है, और पूरी दुनिया से भक्त अपने आराध्य के दर्शन को पुरी के जगन्नाथ धाम पहुंचते हैं। पुरी से अनिर्बान सिन्हा रॉय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब बात फिल्मी दुनिया की, फिल्मी पर्दे की कर देते हैं। देखिए सिल्वर स्क्रीन पर जरूरी नहीं है कि हर कलाकार को मौका मिले अपने टैलेंट को दिखाने का, और लंबे समय से हम देख रहे हैं जब से ओटीटी प्लेटफॉर्म आया है, वो सितारे भी जिनको हम देख नहीं पा रहे हैं लंबे समय से, उनको हम ओटीटी पर देख रहे हैं और उन्हें भी मौका मिल रहा है वहां पर अपने हुनर को दिखाने का। इसमें अगर हम बात करें इमरान हाशमी की, तो उनको बता दें कि एक नई सीरीज उनकी जो है शो टाइम, जिसका नया एपिसोड सामने आया है, वो भी नजर आ चुका है। और इस वेब सीरीज में इमरान हाशमी के अलावा मौनी रॉय, राजीव खंडेलवाल, विजय राज और नसीरुद्दीन शाह जैसे दमदार एक्टर
आपको नजर आएंगे। वैसे एक और रीजन है इमरान हाशमी को लाइक करने का, उनके सारे सॉन्ग्स जब आपको पता है जब आए थे सारे के सारे सॉन्ग सुपर डुपर हिट हुआ करते थे, एक सॉन्ग उनका फ्लॉप नहीं हुआ था। ये रीजन है उनको लाइक करने का। लेकिन इस सीरीज में क्या कुछ खास होने वाला है, खुद सुनिए इमरान की जुबानी। हमारी सहयोगी ने उनसे खास बातचीत की है। वेलकम इमरान। थैंक यू सो मच। तो आपकी आने वाली है OTT पर शो टाइम जी। और शो टाइम को लेकर जो मैंने उसका फर्स्ट सीजन देखा है वो काफी इंटरेस्टिंग है, काफी सारी चीजें हैं उसमें, लेकिन जो उसके डायलॉग्स हैं वो मुझे बहुत बढ़िया लगते हैं। और वो क्यों लगते हैं मैं बताती हूँ आपको। शो टाइम में आपने ट्रेलर में भी मैंने देखा हाल ही में जो आने वाला है कि असली मजा तो इंटरवल के बाद आता है, इनिशियली कुछ इतना वो नहीं रहता। इसका मतलब क्या है, क्या हमें इस सीजन में इंटरवल के बाद ही मजा देखने को मिलेगा, यानी कि कुछ एपिसोड्स के बाद मजा आएगा? नहीं, एक्चुअली ये पहला सीजन ही है। इसमें हमने 4 एपिसोड जो मार्च में रिलीज हुए थे, अभी आखिर के फिनाले एपिसोड जो 3 एपिसोड्स हैं 12 जुलाई को रिलीज होने वाले हैं। तो रघु का एक बहुत ही एक पेटेंट डायलॉग है जो अगर लोगों ने 4 एपिसोड में देखा होगा तो वो कहता है कि असली मजा इंटरवल के बाद आने वाला है। तो आई थिंक बहुत सारी चीजों का कल्मिनेशन होने वाला है आखिर के 3 एपिसोड्स में। हमने इन कैरेक्टर्स को सेटअप किया है, खास करके रघु खन्ना का कैरेक्टर एक बहुत ही एक ब्रैश मास फिल्म प्रोड्यूसर है जो बस अपनी ही चलाता है, एक किस्म की फिल्में बनाना चाहता है, इतना एम्पैथेटिक नहीं है। और फिर फाइनली आप देखते हैं लास्ट 3 एपिसोड में बहुत सारी अनप्रिडिक्टेबल चीजें होती हैं इस शो में। तो आई थिंक वो रेफरेंस उस डायलॉग का इसलिए दिया गया है क्योंकि एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड लास्ट 3 एपिसोड्स में। और बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो पहली बार सब्सक्राइब करके साथ के साथ एपिसोड्स देंगे, एक साथ देखेंगे। तो ऑब्वियसली उनका एक अलग ये एक्सपीरियंस होगा, बट इट्स अ फन शो। ओके। अच्छा इमरान, आपने बताया शो टाइम में क्या कुछ स्पेशल है और क्या परसेप्शन है, कुछ रियलिटी बेस्ड है, लेकिन इमरान की लाइफ में क्या ऐसा स्पेशल है? लक फैक्टर की बात की, क्या इमरान को लगता है कि लक फैक्टर इमरान की रियल लाइफ में भी काम करता है? आई थिंक आप इस इंडस्ट्री में लक के बिना नहीं चल सकते हो। ऑब्वियसली सिर्फ लक नहीं होता है, इसमें मेहनत भी होती है। इनिशियली जब आपको वो कहते हैं ना राइट प्लेस द राइट टाइम, वो बहुत जरूरी होता है। और मेरा ये भी मानना है कि जितनी आप मेहनत करोगे उतना लक आपको फेवर भी करेगा। तो हाँ, मेरे शायद लाइफ में जैसे आपने कहा गानों को लेकर, और ये हमेशा लोग कहते हैं मुझसे कि कैसे आपके हर फिल्म में चार्ट बस्टर ट्रैक्स होते हैं। ये मैं इसके लिए क्रेडिट नहीं लूंगा। इसमें देयर इज सम डिवाइन एनर्जी जो हर फिल्म में मुझे इस किस्म के गाने मिले हैं एंड फैबुलस रोल्स इन फिल्म्स, तो इसमें होता है। आई थिंक इमरान, आपके जितने गाने मैंने सुने हैं लगभग सारे मेरे फेवरेट हैं। क्योंकि उसमें ब्रेकअप भी हो गया है उसमें पैचअप भी हो गया, उसमें लव भी है, जनरली बहुत सारे ब्रेकअप्स होते हैं। हाँ। जनरली वो मेरे गाने एक तरह से सॉलिस देते हैं लोगों को, सहारा देते हैं ब्रेकअप्स में। तो मतलब कैसे आप बहुत डीप इन लव हर फिल्म में देखने को आप का रोल मिला है शो टाइम में, लेकिन बहुत ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है, इसकी स्टोरी लाइन थोड़ी सी अलग है। तो क्या इस किरदार को निभाने में थोड़ा आपको लगा कि कुछ चैलेंजेस आए? नहीं, इसमें भी रोमांस है, नॉट दैट टाइप, उस टाइप का नहीं, लेकिन इसमें भी एक कॉम्प्लिकेटेड रोमांस है क्योंकि इसका रिलेशनशिप एक एक्ट्रेस से है। उनके डायनामिक्स भी हैं क्योंकि उनके ख्वाब भी हैं, उनको एक अपना करियर भी वो एक प्रायोरिटी है, मेरे लिए भी एक करियर का एक प्रायोरिटी है। तो वो एक तरह से इस प्रोफेशनल रिलेशनशिप पे कहीं टेक्स अ टोल ऑल्सो, बट वो डायनामिक बड़ा अच्छा है। लेकिन इस वक्त तक सिर्फ 4 एपिसोड्स में हमें देखा है कि रघु खन्ना इज नॉट द बेस्ट बॉयफ्रेंड, लेकिन जैसे मैंने कहा एक सरप्राइज है लास्ट 3 एपिसोड में। शायद एक थोड़ा सा एक कह सकते हैं रघु का भी थोड़ा एक रोमांटिक साइड उभर के आता है लास्ट 3 एपिसोड्स में, और एक वनरेबल साइड भी निकल के आता है। देखिए, मौसम कोई भी हो, चाय की लेकिन बात ही अलग है। सर्दी, गर्मी या फिर हो बरसात, लेकिन जब मिलता है चाय का साथ तो मामला हो जाता है लाजवाब। और भाई हमारी चाय का चस्का भी तो ऐसा है कि एक बार लग जाए तो आप छोड़ नहीं सकते। बिल्कुल सही कहा, मुझसे तो छूटती नहीं है, फिलहाल छोड़ना भी नहीं है, क्योंकि दिल्ली में मौसम सुहाना है। इस सुहाने मौसम में एक प्याला चाय मतलब बात बन जाए। बिल्कुल, देखिए चाय वही जो ताजगी दे और खबरें वही जो मन को अच्छी लगे, और रिफ्रेशिंग खबरों का ये डोज आपको कहाँ मिलता है? गुड न्यूज टुडे पर पंजाबी में इस आज के शो का एंड करते हो। चाह 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 कहते किसी नू दिलां दी चाह ते किसी नू मिलन दी चाह, जैसे हमें आपसे मिलने की चाह।
कल मिलेंगे, साथ बैठेंगे, चाय पियेंगे।